नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एफआईआर और कंप्लेन में बेसिकली करना क्या होता है, या एक कंप्लेन केस किस प्रकार से रजिस्टर्ड कराते हैं, एक कंप्लेन केस करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और यह एफआईआर से किस प्रकार अलग होता है, इसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैं इन सब चीज़ों पर नहीं जाता हूँ कि कौन संज्ञेय अपराध है कौन असंज्ञेय अपराध है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे कंप्लेन जो मजिस्ट्रेट के समक्ष किए जाते हैं, न्यायालय में किए जाते हैं, सेक्शन 190 से लेकर 205 के बीच में किए जाते हैं सीआरपीसी के अंतर्गत, ऐसे पिटीशन जनरली कंप्लेन पिटीशन के श्रेणी में आते हैं। आप थाना अधिकारी के पास जो कंप्लेन एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो कंप्लेन लिखते हैं, उसमें और इस कंप्लेन में अंतर होती है। सबसे पहले आपको किसी भी कंप्लेन, कोई भी अपराध की सूचना आपके साथ हो, आपके मित्र के साथ हो, आपके अगल बगल हो, इसकी सूचना आपको थाना को देनी है। तो थाना अगर उस कंप्लेन को रजिस्टर्ड नहीं करता है या उसे इन्वेस्टिगेशन में रखता है या आप उसकी जांच से असंतुष्ट होते हैं, सीआरपीसी सेक्शन 154 के अंतर्गत आपको थाना में एफआईआर दर्ज करवाना होता है। लेकिन अगर किसी कारण से वहाँ नहीं होती है तो फिर आप सीआरपीसी सेक्शन 154 सब क्लॉज 4 में चले जाते हैं पुलिस अधिकारी के पास, वहाँ पर देते हैं अपनी कंप्लेन को रजिस्टर्ड करने के लिए। लेकिन अगर वहाँ भी ये बातें नहीं हो पाती हैं, वहाँ भी किसी प्रकार से एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं होता है, तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लगा करके आपको मजिस्ट्रेट के सामने अपनी कंप्लेन फाइल करनी होती है। सर्वप्रथम जब कंप्लेन आप पिटीशन बनाते हैं तो कंप्लेन पिटीशन बनाते समय सबसे पहले न्यायालय का नाम लिखना है, किस न्यायालय में आपका कंप्लेन बन रहा है। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये जनरली अभी के समय में सिविल कोर्ट का अपना वेबसाइट हो चुका है। रांची, जैसे सिविल कोर्ट रांची के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा आपको, और भी जहाँ भी आप रहते हो, निवास स्थान हो आपका, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि कंप्लेन आपके एरिया का कौन सा मजिस्ट्रेट है और किस थाना के अंतर्गत कौन सा मजिस्ट्रेट आता है। उसके अंतर्गत आपको कंप्लेन पिटीशन वहाँ पर फाइल करनी होती है। सर्वप्रथम आपको पता करना है कि ये कंप्लेन पिटीशन किस मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल होगी। दूसरा, जब आप कंप्लेन पिटीशन बना लेते हैं, पिटीशन तैयार करने के दौरान आपको 2-3 बातों का बहुत ही महत्वपूर्ण ख्याल रखना पड़ता है। आपको कंप्लेन में कंप्लेनेंट का नाम, पता, उम्र, सब चीज़ साफ सुथरा व्यक्त करना पड़ता है, देना पड़ता है। फिर एक्यूज्ड का नाम, पता, उम्र और उसके जो भी उनकी बेसिक जानकारी हो सकती है वो आपको देना पड़ेगा। किस किस सेक्शन में आपका अपराध बन रहा है, उन सेक्शनों की जानकारी देनी पड़ती है। उसके बाद घटना का दिन, तिथि व समय अंकित करना पड़ता है। उसके बाद गवाहों के नाम, पता, उम्र आदि का विवरण देना पड़ता है। उसके बाद एक आपके साथ जो घटना घटी है या घटना हुई है उसका विवरण क्रमवार देना पड़ता है, या कि इस कंप्लेंट पिटीशन और एफआईआर में जब हम एफआईआर लिखते हैं तो उसमें जब भी अधिकारियों को संबोधित किया जाता है तो मैं करके उसमें बात होती है। जैसे मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ, मेरे साथ ये घटना हुई। जब यही कंप्लेन पिटीशन बनाते हैं तब यहाँ पर इसका स्वरूप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कंप्लेन पिटीशन में वादी या वादिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है मैं के स्थान पर। अभियुक्त का बार बार नाम लेने के स्थान पर अभियुक्त संख्या, अगर एक से अधिक है तो अभियुक्त संख्या 1, 2, 3, या अभियुक्त एक अभियुक्त है तो एक अभियुक्त, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। साथ ही इस कंप्लेंट पिटीशन में आपके पास जो भी दस्तावेज हैं, जो सबूत हैं, जिन पर आपको भरोसा है, उसकी फ़ोटो कॉपी एनेक्स्चर बना करके इस कंप्लेंट पिटीशन के साथ लगानी पड़ती है।
उसके बाद आपको अगर व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो एविडेंस एक्ट 65B का सर्टिफिकेट आप इस कंप्लेंट पिटीशन के साथ ज़रूर लगा दें, ताकि आपकी बातें न्यायालय में जब प्रमाणित करने का नौबत आए, प्रमाण देने का बात आए, तब वहाँ आप इसका उपयोग होता है। उसके बाद इस बात की जिक्र जरूर करें कि इस कंप्लेंट से संबंधित पहले भी मैंने एफआईआर दर्ज कराने के लिए फलना थाना में आवेदन दिया था, वहाँ मेरी बात सुनी नहीं गई। उसके बाद मैंने इसी आशय का वरीय पुलिस अधीक्षक यानी एसपी या एसएसपी जो भी आपके यहाँ पर होता हो उनको आवेदन दे चुका हूँ, परंतु उन्होंने हमारी कंप्लेन को रजिस्टर नहीं किया। इसके बाद इन सब बातों का जिक्र करते हुए अंतिम में आपको क्या रिलीफ चाहिए होता है वो आप लिखें, और एक पॉइंट दिया हुआ रहता है, अन्य बातें बहस के दौरान रखी जाएंगी। इसके बाद आपकी कंप्लेन फाइल होती है, उसका एक नंबर मिलता है, कंप्लेन केस नंबर। ये सब मैं बातें क्रिमिनल केस के संबंध में बता रहा हूँ। कोई भी क्रिमिनल मैटर होगा तो उसके लिए ये एप्लीकेबल होता है। सिविल सूट भी जस्ट ऐसा ही ड्राफ्टिंग होगा, लेकिन उसकी विषय वस्तु अलग होती है और उसके सेक्शन सीपीसी के अंतर्गत आते हैं, उस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा। तो इस प्रकार आप अपने कंप्लेन को दर्ज करवा सकते हैं। इसमें जो भी विषय वस्तु, और देखिए जो बातें कंप्लेन में लिखिए ऐसी बातें लिखिए जिन्हें न्यायालय में आप साबित कर सकते हो या जिनका गवाह आपके पास हो। ऐसी कोई बात ना लिखें या ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य ना लगाएं जो भविष्य में चल करके जैसे गवाह जिनको आपने नियुक्त किया था वो बदल जाए, हॉस्टाइल हो जाए, तो वो आपके कंप्लेन को कमज़ोर कर देगा और आपकी कंप्लेन ख़राब हो जाएगी, फिर उसका नुकसान भी होगा आपको। साथ ही ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना लगाएं जिनको भविष्य में चलकर आप साबित नहीं कर सकते हो। तो इन सब बातों की जानकारी जरूर रखें। दूसरा, जब भी कंप्लेन ड्राफ्टिंग करें अपने लिए एक अनुभवी विशेषज्ञ अधिवक्ता अवश्य नियुक्त कर लें। आप भरसक प्रयत्न करें कि आप पॉइंट वाइज बना करके अपने अधिवक्ता को अपने साथ हुए मामले की घटना की बना करके दें, क्योंकि अधिवक्ता अपने हिसाब से बनाएंगे तो उन्हें बातों की जानकारी आप ही के माध्यम से मिलेगी। अगर आप रिटर्न में देंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा कारगर होगा। डेट टाइम कंप्लेन में लिखाते समय एकदम ध्यान रखें, क्योंकि एफआईआर जब आप दर्ज कराते हैं तो हो सकती है कि ऐसी घटनाएं जिनकी आप एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं वो लिखते समय हो सकता है भूल जाएं, लेकिन कंप्लेन जब आप दर्ज करा रहे हैं तो इसमें आपको पर्याप्त समय मिलता है, तो इस समय का सदुपयोग करें। ऐसा कोई कंप्लेन ना दर्ज कराएं जो सिविल नेचर का हो या किसी अन्य एक्ट के अंतर्गत आता हो और ज़बरदस्ती उसको क्रिमिनल केस में दर्ज कर रहे हैं। जैसे चेक बाउंस का केस है, चेक बाउंस हो जाती है, तो चेक बाउंस के लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ है, एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138। अब इसको छोड़ करके ज़बरदस्ती इसी चेक बाउंस को नेचर चेंज करके या कुछ इस प्रकार से बना करके और आपराधिक दिखाने का प्रयास किया गया, तो न्यायालय ये इस बात को समझ लेगी कि ये मैटर सिविल है, सिविल नेचर का है, वो फिर 406 420 ये सब चीज़ में संज्ञान नहीं लगी। छोटी मोटी बातों को आरोप लगाते समय ध्यान रखें कि आपने आरोप स्पष्ट लगाया हो, स्पेसिफिक लगाया हो, और हर स्पेसिफिक आरोप के लिए कोशिश करें कि आपके पास ऑरल एविडेंस हो, अदरवाइज आपके पास दस्तावेजी साक्ष्य हो। जनरली दस्तावेजी साक्ष्य या डॉक्यूमेंटेशन वाला एविडेंस आपको 406 420 के केसेस में ज़्यादा होते हैं, और ऑरल एविडेंस बाकी अन्य मर्डर, हत्या, चोरी, डकैती ये सब चीज़ों में होते हैं। तो ऐसे अपराध जिनकी सूचना आप दे रहे हो, जनरली कंप्लेन केस आजकल एक फॉर्मेट टाइप का बन गया है जिसमें दिया जा रहा है। ऐसी गलती ना करें, जो आपके साथ हुई हो उसकी वास्तविक जानकारी मजिस्ट्रेट को दें, आपकी स्टोरी जेन्युइन लगे
और अपने वकील साहब से ज़रूर राय सलाह करके कंप्लेन दर्ज कराएं। तो स्वयं को न्याय पाने के लिए और समाज में जागरूक रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपके साथ कोई समस्या आती है, आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनका भरसक उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। आज के अंक के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।